हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ऑल सेल ऑर्गेनेल्स जो चल रहे थे उन पर चर्चा करेंगे। कोशिकांग। अब लेते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। यह अंतरा कोशिकीय कलातंत्र है जो कि शाखित और अशाखित नलिकाओं, पटलिकाओं एवं पुटिकाओं का निर्मित जाल होता है। ये कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाता है और इसका उद्भव प्लाज्मा कला के कोशिका द्रव्य में अंतर्वलित हो जाने के कारण होता है। यानी कि जो प्लाज्मा लेमा होती है वही अंदर बार बार फोल्डिंग होकर के इसको बनाती है। ये तंत्र इकाई कला तथा निर्मित तीन प्रकार की संरचनाओं सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। इस तंत्र की बाहरी सतह कणिकामय अथवा अकणिकामय हो सकती है। कणिकामय सतह पर 250 एंगस्ट्रॉम वाले राइबोसोम्स कण पाए जाते हैं। इन राइबोसोम में प्रोटीन अणुओं का निर्माण होता है जिन्हें अंतःपद्रव्य जालिका की नलियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दोनों प्रकार की अंतःपद्रव्य जालिका आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार के उत्पादों की संचरण में मदद करती है। ये जालिकाएं प्लाज्मा कला को केंद्र कला से जोड़ती हैं और कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ये लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में भाग लेती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जिकाय। गोल्जिकाय एक सम्मिश्र केंद्र के पास स्थित कोशिकांग होता है जो कि अंतःपद्रव्य जालिका से संबद्ध रहता है। यह भी इकाई कला का द्वारा निर्मित नालिकाकार तंत्र है जिसमें थैलेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके निर्माण में भी तीन प्रकार की संरचनाएं, केंद्रीय चपटे, कोश, सिस्टर्नी, परिधीय नलिकाएं तथा पुटिकाएं, वेसिकल्स और गोल्जिकन रिक्तिकाएं भाग लेती हैं। इस तंत्र को बनाने वाली इकाई कला को लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं जिसका उद्भव अंतःपद्रव्य जालिका से होता है। पादप कोशिका में गोल्जी सम्मिश्र डिक्टियोसोम कहलाता है जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। इस जटिल कुछ विशिष्ट एंजाइम जैसे थायमिन, पायरोफॉस्फेट, आइनोसिनिक डाइफॉस्फेटेज एंजाइम्स इस जटिल संरचना में पाए जाते हैं। डिक्टियोसोम कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका जो सेल प्लेट का निर्माण करते हैं उसके लिए आवश्यक होता है तथा म्यूसिलेज व अन्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार जंतु कोशिका में ये जटिल स्पर्म के एक्रोसोम निर्माण में सहायक होता है तथा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स व कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण व स्त्रवण में सहायक होता है। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको ध्यान आता हो तो बहुत ही यूनिक कोशिकांग है जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सुसाइडल बैग के बारे में। तो ये सुसाइडल बैग जो होता है ये किन कारणों से होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। उससे पहले संरचना। बहुत छोटे छोटे गोलाकार, बेलनाकार या अनियमित आकृति में पुट्टिका नुमा एकल झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है। केवल एक झिल्ली पाई जाती है, इसमें दो नहीं होती है। अब तक हम पढ़ रहे थे ऊपर तीन जो कोशिकांग पढ़े उन सब में दो दो झिल्लियाँ थी जिनमें अंतरकोशिकीय पाचन हेतु जल अपघटनीय एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और यह अधिकतर जंतु कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुछ पादप कोशिकाओं जैसे विभाजी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं उनमें ये कम संख्या में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिकाशन यानी फैगोसाइटोसिस तथा कोशिका पायन यानी पिन्नोसाइटोसिस द्वारा कोशिका में प्रवेश करने वाले
बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना, अंतरकोशिकीय पाचन, अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना है। इसके अतिरिक्त कोशिका विभाजन को गति प्रदान करना है। तो लाइसोसोम जो भी बाहर से जाने वाला पदार्थ है उसको अपने आप में एनगल्फ कर लेता है और उनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से सबको नष्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सूक्ष्मकाय माइक्रोट्यूबुल या माइक्रो बॉडीज़, कुछ माइक्रो बॉडीज आपको अपन देखते हैं। इसमें एकल कला से आबद्ध संरचनाएं, ग्लाइकोसिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, स्फीरोसोम्स। तो ग्लाइकोसिसोम्स जो होता है वो ग्लाइकोसिलेट चक्र के एंजाइम्स जैसे आइसोसिट्रिलाइजेज, साइट्रिलेज और मेलेट सिंथेटेज व अन्य एंजाइम्स इसके अंदर चक्र में पाए जाते हैं, जो कि फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो ग्लाइकोसिसोम में जो ये एंजाइम्स बनते हैं या उनके द्वारा ग्लाइकोसाइड साइकिल चलती है, वो ग्लाइकोसिसोम की आवश्यकता होती है। यदि ग्लाइकोसिसोम नहीं होगा तो ये फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। पेरोक्सिसोम्स, इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पाद और उनके अपघटन हेतु एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रकाशन में क्रिया के दौरान पाए जाने वाले ग्लाइकोलिट पदार्थों के उपापचय में भी मदद करते हैं। स्फीरोसोम्स, इन कोशिकांगों में विभिन्न जल अपघटन क्रियाएं हेतु एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से एसिड हाइड्रोलाइजेज, एसिड राइबोन्यूक्लियेज और एसिड फॉस्फेटेज पाए जाते हैं। ये वसा के संश्लेषण, संचय और स्थानांतरण में भी मदद करते हैं। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम के बारे में आपने सुना है। ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है, प्लांट सेल्स में नहीं मिलता। ये कोशिका द्रव्य में केंद्र के पास स्थित होता है, सेंट्रियोल्स को घेरे रहता है। इस स्थान को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें पाया जाने वाला मैट्रिक्स काइनोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें सेंट्रियोल्स धसी रहती है। प्रत्येक सेंट्रियोल दोनों सिरों पर खुली रहती है तथा इसमें 9 फाइब्रिल युक्त इकाइयों का निर्माण होता है और उससे बनी होती है सेंट्रोसोम्स। प्रत्येक फाइब्रिल इकाई में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि एक वृत्त या सर्कुलर पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। सेंट्रियोल्स का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करना होता है। आप समझ पा रहे होंगे सेंट्रोसोम के फंक्शन और सेंट्रोसोम की संरचना। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो लेते हैं राइबोसोम्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं वो राइबोसोम्स 80S टाइप होते हैं, 80S। ये सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स द्वारा निर्मित होती है और इनका उद्भव केंद्रिक न्यूक्लियोलस से होता है। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से अथवा अंतःप्रदेवी जालिका पर जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर ही होता है। सीलिया, बेसल बॉडीज और फ्लैजिला, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीलिया कोशिका की सतह पर पाई जाने वाली बहुत छोटी छोटी अतिवृद्धियाँ होती हैं, आउटर ग्रोथ, जो कि कोशिका द्रव्य में बेसल बॉडीज अथवा ब्लेफेरोप्लास्ट से जुड़ी रहती हैं। इन कोशिकाओं में प्रत्येक सीलिया तथा फ्लैजिला 9+2 ओरिएंटेशन यानी 9+2 विन्यास प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 2 केंद्रकीय फाइब्रिल्स को 9 बाहरी फाइब्रिल्स चारों ओर से घेरे रहते हैं। प्रत्येक बाहरी फाइब्रिल 2 सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा निर्मित होता है। अब आते हैं सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। पादप व जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा निर्मित अत्यंत पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं की भित्ति
13 तंतुओं से मिलकर बनती है। इनका मुख्य कार्य स्पिंडल तंतु बनाना, जल तथा आयंस को कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। अब एक जो दूसरा नंबर का, अब तक ये छोटे कोशिकांग हो गए, जो साइटोसोम का जो दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस, उसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रक। तो केंद्रक एक यूकेटिक कोशिकाओं का एक मुख्य लक्षण है और सुस्पष्ट केंद्रक होता है। यह कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, जो कि कोशिका में होने वाले समस्त क्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करता है। यह अधिकतर कोशिकाओं के केंद्रीय भाग में पाया जाता है। दोहरी झिल्ली द्वारा आबद्ध रहता है, जिसे कैरियोथीका कहते हैं और केंद्र का आवरण भी कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक और कोशिका द्रव्य में आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक आवरण को बनाने वाली दोनों झिल्लियाँ एक दूसरे से पेरीन्यूक्लियर स्थान पर अलग रहती हैं। केंद्रक आवरण के अंदर रंगहीन पारदर्शी समांगी द्रव्य पाया जाता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य में केंद्रक और क्रोमेटिन सूत्र निलंबित रहते हैं। क्रोमेटिन सूत्र जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर जब कोई संरचना बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो वो इसमें पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में फॉस्फोरस, राइबोस, शर्करा, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। और केंद्रक एसिडोफिलिक प्रकृति की गोलाकार संरचना होती है, जो कि केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है, और ये राइबोसोमल प्रोटीन्स व राइबोसोमल आरएनए की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में भी भूमिका निभाते हैं। और इसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो अल्टीमेटली कंडेंसेशन द्वारा क्रोमोसोम बनाती हैं और क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से वहाँ दिखते हैं, और क्रोमोसोम के द्वारा ही आपको पता है कि सारा नियंत्रण चलता है। तो इस तरह से कोशिकांग के बारे में अपन ने चर्चा करी। धन्यवाद।